हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केडी अध्ययन में। और मैं हूं शरद। दोस्तों, आज की जो क्लास है उस क्लास में हम लोग हिंदी भाषा के सिलेबस का अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि एमपीएसआई में किस तरीके से स्मार्ट वर्क करके, स्मार्ट स्टडी करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखेंगे। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग एमपीएसआई का जो हिंदी भाषा का सिलेबस है उसको साथ में लेकर बैठें, ताकि आपको ये वीडियो लेक्चर लास्ट तक बहुत अच्छे से समझ में आए और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाए। तो आज का वीडियो लेक्चर बनाने का हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि हम लोग किस तरीके से एमपीएसआई में जो 70 नंबर का हमारा हिंदी भाषा का पेपर होता है उसमें किस प्रकार से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, और हिंदी भाषा का जो सिलेबस है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, उसको पढ़ के हम लोग किस तरीके से इजी वे में उसको हम लोग पढ़ सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, हमारा जो हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम है, हमारा जो सिलेबस है हिंदी भाषा का, उसका जो स्तर है वो 10+2 लेवल का है। उसका स्तर क्या है? 10+2 लेवल का, अर्थात कक्षा 12वीं तक के स्तर के जो है प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर इसको हम लोग डिवाइडेशन करें, आप वर्ष 2017 का जो नोटिफिकेशन है उसको व्यापम की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप जो रूल बुक देखेंगे उसमें सिलेबस दिया हुआ है। तो उस सिलेबस को अगर आप लोग देखें तो उसमें आपको 3 पार्ट्स दिखाई देंगे। तो हमारा जो सिलेबस है उसका एक भाग है भाषा बोध, दूसरा जो इसका भाग है वो है काव्य बोध, और तीसरा जो इसका भाग है वो है अपठित बोध। ऐसा डिवाइडेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब समझिए। देखिए, एमपीएसआई का जो सिलेबस है उसको जब आप देखेंगे तो उसमें आपको 3 पार्ट्स दिखाई देंगे, भाषा बोध, काव्य बोध और अपठित बोध। इसमें कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें भाषा बोध की, तो ये हमारे सिलेबस का सेक्शन नंबर 1 है, अर्थात पार्ट 1 है। तो भाषा बोध में दरअसल शब्द रचना, जिसमें हम लोग उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा इसी में समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी इसी का भाग है। इसके बाद विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी इसी का हिस्सा है। इसके बाद जो वाक्य की रचना होती है, जो वाक्यों को हम लोग संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, ये भी इसी का भाग है। जो वाक्य में अशुद्धियाँ दूर करने के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी इसी भाग का हिस्सा है। इसके बाद में जो पारिभाषिक तकनीकी शब्द होते हैं वो भी इसी का हिस्सा है। इसके अलावा शब्द रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो भी इसी का हिस्सा हम लोग मानते हैं। और साथ ही साथ लोकोक्ति, मुहावरे और बोली, भाषा, विभाषा और राष्ट्रभाषा, ये सारा जो भाग है वो किसके अंतर्गत आता है? भाषा बोध के अंतर्गत पूछा जाता है। तो ये तो हो गया हमारा सेक्शन 1, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 2, काव्य बोध। तो काव्य बोध में कविता से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जिसमें मूल रूप से रस, अलंकार, छंद, उसके बाद में काव्य के गुण, ये सारी चीज़ें, खंड काव्य, महाकाव्य, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत पूछी जाती है? काव्य बोध में पूछी जाती है। अब भाषा बोध और काव्य बोध के बाद जो बचता है वो है हमारा तीसरा भाग, यानी कि अपठित बोध। देखिए, अपठित बोध जो है इसमें हमसे एग्जाम में एक गद्यांश और एक पद्यांश, 2 चीज़ें पूछी जाती है। तो ये जो है ये भी 5 नंबर और ये भी कितना? 5 नंबर। तो दोनों ही 5-5 नंबर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा जो हिंदी भाषा का पेपर होता है
वो कितने अंकों का होता है? 70 और 30 अंक अंग्रेजी, मतलब कुल मिला के 100 अंकों का एक पेपर होता है। तो ये जो 70 नंबर है इसमें 10 नंबर तो इसके फिक्स हैं, और इसके अलावा इनमें से कितना? 60 अंक। इसके अलावा अगर 1, 2 और 3, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की पत्र पत्रिकाएँ, मध्य प्रदेश की प्रमुख जो पत्र पत्रिकाएँ हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये मध्य प्रदेश की पत्र पत्रिका है, ये भाषा बोध और काव्य बोध का हम लोग इसको हिस्सा नहीं मानते हैं और ना ही अपठित बोध का हिस्सा मानते हैं, इसको एक अलग से हम लोग सेक्शन मान लें। तो कुल मिला के MPSI का जो हमारा सिलेबस है उसको आप स्टडी करने के पहले कितने भागों में डिवाइडेशन कर लें, भाषा बोध, काव्य बोध और अपठित बोध, वैसा का वैसा हमारा सिलेबस दिया हुआ है। इस तरीके से जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हमारे लिए पढ़ना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़, हमको ये याद रहेगा कि भाषा बोध का हिस्सा कौन सा है, काव्य बोध का हिस्सा कौन सा है, और अपठित बोध की हमें तैयारी किस तरीके से करना है। देखिए, भाषा बोध में कौन कौन से टॉपिक है ये तो सिलेबस में दिया हुआ है और हम लोग देख भी चुके हैं। काव्य बोध में कौन कौन से टॉपिक होते हैं ये हम लोग देख चुके हैं। अपठित बोध में क्या पूछा जाता है? एक गद्यांश और एक पद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश कितने अंकों का? 5 अंकों का। पद्यांश कितने अंकों का? 5 अंकों का। तो इस तरीके से जो है 10 अंक जो है इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो देख लिया हमने भाषा बोध, काव्य बोध और अपठित बोध। अब हम लोग आगे आते हैं। इसके बाद हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट में हम लोग ये देखेंगे, उस सारणी में हम लोग ये देखेंगे कि 2017 में जो पेपर हुए थे, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 2 पेपर 31 अक्टूबर को हुए थे और एक पेपर 1 नवंबर को हुआ था। तो इन 6 पेपरों में कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे, ये पूरा का पूरा हम लोग एक चार्ट बनाएंगे, जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और किस टॉपिक को हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है और किसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमें तैयारी करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। ये चार्ट आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। इस चार्ट में मैंने ऊपर लिखा है पाठ्यक्रम, अर्थात हमारे पाठ्यक्रम की कौन से टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और यहाँ पर 26, 27, 28 अर्थात 26, 27, 28, 31 और 1 तारीख को कुल मिलाकर 6 पेपर जो 2017 में संपन्न हुए थे। तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए ये पूरा चार्ट हम लोगों ने बनाया। अच्छा, पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए चार्ट बनाया क्यों। देखिए, इस वीडियो लेक्चर को बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि हम में से ऐसे कई लोग हैं जो संधि, समास, छंद और अलंकार इनसे आगे बढ़ते नहीं हैं, और हम लोग पूरे टाइम केवल संधि, समास, छंद, अलंकार, पर्यायवाची, विलोम इन्हीं शब्दों के पीछे पड़े रहते हैं। हम लोग सिलेबस को देख ही नहीं पाते कि सिलेबस में कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कितने क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद में आपको हर टॉपिक का इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में वो है शब्द रचना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 4 चीज़ें सम्मिलित है: उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। तो देखिए, उपसर्ग से यहाँ 26, 27 को कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। 28 को 1 क्वेश्चन, 31 को 1 और 1 तारीख को एक क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब ये कि 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें उपसर्ग को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, लेकिन उपसर्ग के एवज में इम्पोर्टेंस किसको दिया गया? प्रत्यय को। आप देख सकते हैं 2, 2, 2, 2 और 2, लगभग सभी पेपरों में प्रत्यय से 2-2 क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब प्रत्यय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बाद आते हैं हम लोग संधि पे। तो संधि से आप देख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन संधि से पूछा नहीं गया। आप अगर चाहे तो क्वेश्चन पेपर व्यापम की साइट पे अवेलेबल है, जाकर चेक भी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संधि के एवज में फिर किससे क्वेश्चन पूछे गए? समास से। तो देखिए, हम समास इतना इंपॉर्टेंट है, 3, 3, 3, 3 लगभग, यानी कि आप देख सकते हैं हर पेपर में 3 क्वेश्चन समास से पूछे गए। मतलब समास हमारे लिए क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। देखिए, समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है लेकिन जिनके अर्थ क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा चीता और चिता। एक चीता वो है जिसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है च के साथ, और एक चीता में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो एक चीता हिंसक जानवर है और एक चीता क्या है? जो लकड़ी की शैया है जिस पर व्यक्ति को लेटाया जाता है।
एक होता है कपि जिसमें छोटी की मात्रा होती है और एक होता है कपि जिसमें बड़ी की मात्रा होती है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। एक होता है अंश, अंश, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, अर्थात जिनका उच्चारण क्या हो, समान हो, लेकिन जिनके अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो ऐसे शब्दों से 4 4 3 4 3 4, यानी कि आप ये मान के चलिए कि ये टॉपिक हमें एग्ज़ाम में लगभग 4 नंबर दिला सकता है। ठीक है, यानी कि ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ज़्यादा हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम लोग केवल 100-150 जो मुख्य शब्द हैं जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में अक्सर, जो रिपीट होते हैं, उनको भी अगर पढ़ ले तो हम आसानी से इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। फिर अगला आता है हमारे पास में अनेकार्थी शब्द। तो ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उनको क्या कहता है? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल कर, कर एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब हाथ भी होता है, और कर एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब टैक्सी भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अभी हम लोग जो ये टॉपिक देख रहे हैं ये किसके हैं? ये भाषा बोध के हैं। हमारा जो सिलेबस का पहला हिस्सा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भाषा बोध, उसके हम लोग टॉपिक देख रहे हैं। ठीक, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है विलोम शब्द। तो विलोम शब्दों से 4 2 2 2 2 2, मतलब हम लोग अगर एवरेज निकाले तो लगभग 2 प्रश्न से 3 प्रश्न सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए। तो विलोम शब्दों को हम लोग केवल पढ़ते रहे, समझते रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों को हम लोग समझें, कुछ चीज़ें हिंदी में ऐसी है जिन्हें याद भी हमें करना पड़ेगा। आप अगर ये सोचें कि हिंदी को केवल समझ के काम चल जाएगा तो वो उससे बात नहीं बनेगी। आप खुद सोचिए, जो रचनाकार है, कहानीकार है, उपन्यासकार है, उनके नामों को तो हमें याद ही करना पड़ेगा। उनकी कहानियों के नाम याद करना पड़ेंगे, उपन्यासों के नाम याद करने पड़ेंगे। केवल समझने से काम नहीं चलेगा, उस पर काम भी करना पड़ेगा। विलोम शब्दों के बाद आता है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्दों में भी आप देख सकते हैं लगभग 2 प्रश्न हर पेपर में पूछे गए। तो विलोम और पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। फिर आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको पता ही है कि आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जाएगा, जैसे जिसे जीता ना जा सके, या फिर जो देख ना सके। ऐसे एक वाक्यांश दिया रहेगा और उसके लिए आपसे क्या पूछा जाएगा? शब्द पूछा जाएगा। देखिए, वाक्यांश के लिए शब्द जो है वो रिक्त स्थानों में पूछे जाते हैं। आपको ब्लैंक स्पेस दे दिया जाएगा और उसके आगे उसका पूरा मीनिंग लिख दिया जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से भी वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे जाते हैं जो लगभग कितने नंबर हमको दे सकते हैं? 2 नंबर प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद आता है भाव पल्लवन। भाव पल्लवन एक बहुत ही छोटा टॉपिक है जिसको 2 से 3 पेज में आराम से पढ़ा जा सकता है। मतलब आप ये मान के चलिए, पल्लवन और संक्षेपण अगर आप पढ़ने बैठे तो केवल पल्लवन के और संक्षेपण के जो नियम होते हैं, पल्लवन और संक्षिप्तीकरण के, वो अगर हम लोग अच्छे से पढ़ ले कि वो किस शैली में, पल्लवन किस शैली में होता है, कौन से पुरुष में होता है, केवल हम लोग ये मेन जो 7-8 नियम है इसके, इन्हें भी अगर याद कर ले तो पल्लवन और संक्षेपण के हम लोग क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। फिर आता है वाक्य अशुद्धि संशोधन। देखिए, वाक्य पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो 2 तरीके से पूछे जाते हैं, दोनों को समझ लीजिए। एक तो हो गया अशुद्धि संशोधन पर आधारित प्रश्न, और एक हो गया परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। अशुद्धि संशोधन में आपसे वाक्य दिया जाएगा, उसमें अशुद्धि होगी और आपको उसका शुद्ध रूप बताना होगा। या तो फिर आपसे एक अशुद्ध वाक्य देके उसका शुद्ध रूप पूछा जाएगा 4 ऑप्शंस में से, या तो फिर आपसे 4 ऑप्शन देके पूछा जाएगा निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए। इस तरीके से ही पूछा जाता है। वाक्य पर दूसरे जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं परिवर्तन पर। आपको यहाँ परिवर्तन की अगर बात करें तो 3 तरह के वाक्य हम लोग पढ़ेंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो आपको कोई सरल वाक्य दे दिया जाएगा और मिश्रित या संयुक्त पूछा जाएगा, या संयुक्त देकर सरल या मिश्रित पूछा जाएगा, या मिश्रित देकर सरल या संयुक्त। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो 3 लगभग 3 नंबर सभी में, और यहाँ पर 3 4 4 एवरेज 4 नंबर। मतलब ये जो टॉपिक है वाक्य वाला, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके 6 से 7 नंबर इसमें श्योरिटी के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाक्य वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग समझ के बहुत अच्छी इस पर पकड़ बना सकते हैं, क्योंकि इसके जो कुछ नियम होते हैं जो हमें आसानी प्रदान करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद के जो टॉपिक है, तो पल्लवन के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है संक्षिप्तीकरण।
तो संक्षिप्तीकरण में भी आप लोग देख सकते हैं कि लगभग हर पेपर में 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पल्लवन और संक्षेपण जो है मात्र 2 से 3 पेज का है, जिसको हम लोग 1-1.5 घंटे में इजीली पढ़ सकते हैं। कुछ नियम है, पल्लवन के कुछ नियम है और संक्षेपण के कुछ नियम है जिन्हें हम लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें कुछ भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनते हैं। फिर आता हमारा पारिभाषिक तकनीकी शब्द। तो पारिभाषिक और तकनीकी शब्दों पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो लेक्चर बनाए हैं, जिनकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वो लिंक को ओपन करके जो है तकनीकी पारिभाषिक शब्द देख सकते हैं। देखिए, पारिभाषिक तकनीकी शब्द जो है वो हर पेपर में 3 नंबर के पूछे गए। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग पारिभाषिक तकनीकी शब्दों को अगर अच्छे से याद कर ले तो ये मान के चले कि 3 नंबर तो हमारे लगभग फिक्स है। और इनकी संख्या इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि हम लोग इनको याद नहीं कर सकते। मेनली 200 से 250 ऐसे शब्द हैं, 200 से 250 ऐसे पारिभाषिक शब्द हैं जो एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो उनको ही हम लोगों को याद करना है। ये जो टॉपिक हैं ये MPSI के लिए भी इम्पोर्टेंट है और MPPSC के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। इसके बाद हम लोग आते हैं वाक्य के भेद पे। तो मैंने आपको पहले बताया कि वाक्य पर जो अशुद्धि और उसके रूप परिवर्तन पर जो प्रश्न बनते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन वाक्य के जो भेद होते हैं रचना के आधार पर, इस पर प्रश्न कम बनते हैं। तो 2 1-1 नंबर के पूछे गए और बाद में तो इनको पूछा भी नहीं गया है। तो वाक्य जब आप लोग पढ़ें तो एक तो संयुक्त, मिश्रित और सरल, इस पर फोकस करें और अशुद्धि पर फोकस करें। इसके बाद आता है शब्द युग्म। तो शब्द युग्म पर 1-1, 3-3, 2 और 1, मतलब अगर हम लोग इसका एवरेज निकालें तो लगभग 2 नंबर हमें शब्द युग्म से मिल जाते हैं। शब्द युग्म जब आप पढ़े तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि शब्द युग्म किस प्रकार का है, सार्थक, निरर्थक है, विलोम है, पर्यायवाची है, इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें। जैसे फॉर एग्जांपल चाय वाय, तो चाय वाय जो शब्द युग्म है ये सार्थक, निरर्थक है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो बचपन, बुढ़ापा, तो ये विलोम हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको शब्द युग्म दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि किस प्रकार का है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। फिर आता है बोली भाषा, विभाषा और राष्ट्रभाषा। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें हम लोगों को विभिन्न प्रकार की बोलियों को भी पढ़ना है। बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, विभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है। इसमें संविधान का जो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो है, 343 से 351 तक, वो भी हम लोगों को इसमें पढ़ना पड़ेगा। राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम के साथ ही राजभाषा आयोग, इसके साथ में हमारे हिंदी के जितने भी सम्मेलन हैं जो अब तक हो चुके, विश्व हिंदी सम्मेलन, उनकी भी हम लोगों को डिटेल इसमें पढ़ना होगी। उसके बाद में विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं जो भाषा के प्रचार प्रसार के लिए काम करती है, उनके बारे में भी इसमें अध्ययन करना होता है, जिससे कि प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा आता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ आप देख सकते हैं लगभग हर पेपर में 5 नंबर लोकोक्ति और मुहावरे के फिक्स हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो मुहावरे और लोकोक्ति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर इस टॉपिक को मैं पढ़ते वक्त आपको सलाह दूंगा, ज़्यादातर लोग लोकोक्ति और मुहावरों को केवल पढ़ते हैं और एक सरसरी नज़र से उनको पलटाते हैं। लेकिन अगर आप लोग 2017 के क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे गए, रिक्त स्थान की पूर्ति में पूछे गए। तो ऐसी कंडीशन में आपको मुहावरा याद होना चाहिए। तो मैं सलाह दूंगा कि आप मुहावरों और लोकोक्ति को हल्के में ना लें, बल्कि उन्हें याद भी करें, क्योंकि उनका हम लोग क्या करते हैं, मुहावरे को पढ़ लेते हैं और उसका अर्थ जो याद करते हैं, जबकि हमें मुहावरा भी याद करना है। क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर जब उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स में ज़्यादा पूछे गए। ठीक है, तो ये तो हमारा भाषा बोध था। अब हम लोग अगला जो हमारा पार्ट है उसमें देखते हैं काव्य बोध। देखिए भाषा बोध के बाद हम लोग आते हैं काव्य बोध में। तो काव्य बोध में सबसे पहला हमारा टॉपिक है काव्य के भेद। काव्य के भेद में खंड काव्य, महाकाव्य, इन पर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2, 4, 4, 3, 3, 3, मतलब लगभग 3 प्रश्न काव्य के भेद से पूछे गए, जिसमें खंड काव्य, महाकाव्य और काव्य के जो और भी भेद होते हैं उन पर हम लोग इसमें बात करते हैं। तो इस पर कुल मिला के 3 नंबर हमें यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। अगर हम लोग रस की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर कोई है मुहावरे और लोकोक्ति के बाद जो हमें, जिस पर सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, तो वो है रस। क्योंकि आप देख सकते हैं 6, 3, 5, 3, 5, 4, एवरेज 5 नंबर जो है रस
ने प्राप्त किए। मतलब यूँ कह सकते हैं कि हर पेपर में लगभग 5 प्रश्न जो है रस से पूछे गए हैं। तो रस के भेद, इसके प्रकार, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है हमारे पास में अलंकार। तो अलंकार में आप देख सकते हैं 3-3 और 2-2-2, मतलब एवरेज हम लोग देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए हैं। इसके बाद आता है छंद। तो 2-4, 3-3, 2-2-2। तो रस, अलंकार और छंद, अगर हम लोग इन तीनों को मिला लें तो लगभग एवरेज 10 नंबर हम लोग मान सकते हैं। तो रस, छंद और अलंकार, इन 3 टॉपिक को अगर हम लोग मिला लें तो 10 नंबर हमारे बिल्कुल श्योर हम लोग मान सकते हैं, अगर इनकी तीनों की अच्छे से तैयारी कर लें। और लोकोक्ति और मुहावरे जो कितने ने 5 से 6 नंबर हमें दे देते हैं। इसके बाद आता है काव्य के गुण। तो काव्य के 3 गुण हम लोग पढ़ते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण, जिस पर 2-2, 1, 2-2 और 1 इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अच्छा, फिर एक टॉपिक है यहाँ पर लेखक और कवि वाला। देखिए, लेखक और कवि आपको सिलेबस में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि लगभग 2 यहाँ पर 2, 2, 2 और 1 इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। लेखक और कवि में 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो बताता हूँ कैसे। देखिए, या तो आपको किसी कविता की 4 पंक्तियाँ दे दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि कवि का नाम बताइए, या फिर आपको कोई रचना दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये खंड काव्य है, महाकाव्य है, चंपू काव्य है, क्या है। या फिर आपसे कोई आपको कोई नाम दे दिया जाएगा कविता का और आपसे ये पूछा जाएगा बताइए किसके द्वारा लिखी गई है। इस तरीके से इसको पूछा जाता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ इसकी बात करें, 31 तारीख को जो पेपर होता है उसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक पूछा गया था कि मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा किस प्रकार का काव्य है। तो यहाँ पर सीधे सीधे प्रकार पूछा गया था। जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई यशोधरा है उसमें पूछा गया था किस प्रकार का काव्य, अर्थात उसका प्रकार पूछा गया था। तो हम जब भी रचनाएं पढ़ें तो रचनाएं पढ़ते वक्त हम ये ध्यान रखें कि वो अगर कविता है तो वो किस प्रकार का काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, चंपू काव्य, किस प्रकार का हम लोग इसको ध्यान रखें। इसके अलावा एक और प्रश्न यहाँ पूछा गया था कि मधुशाला की 4 पंक्तियाँ दे दी गई थी और कवि का नाम पूछा गया था कि बताइए कि ये निम्न है किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न इसमें पूछा गया था कि 4 रचनाएं दी गई थी और पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक महाकाव्य है, जिसमें रामायण, महाभारत, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इस तरीके से जो है प्रश्न इस पर बनते हैं, आप इस पर भी थोड़ा सा गौर करें। फिर आता है क्षेत्रीय बोली, पहेलियाँ। तो देखिए, क्षेत्रीय बोली, पहेलियाँ, चुटकुले, ये सब हमारे सिलेबस में है। तो पहेलियों से प्रश्न वैसे पूछा तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा चुटकुले भी हमारे सिलेबस में हैं, चुटकुले भी हमें पढ़ना होंगे। तो चुटकुले, पहेलियाँ, क्षेत्रीय बोली, ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अब कुछ 4-5 टॉपिक और बचे, उनको भी हम लोग इस पर नोट डाउन करके देख लेते हैं, फिर हमारा पूरा चार्ट। चुटकुले, लोकगीत जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इसमें से केवल चुटकुलों पर तो प्रश्न अब तक पूछे नहीं गए वैसे, लेकिन लोकगीत पर पूछे जाते हैं। जैसे कि फाग गीत हो गया, कलगी तुर्रा हो गया, इस प्रकार के जो हमारे लोक गायन है इन पर जो है प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो एक प्रश्न 31 तारीख वाले में और 2 प्रश्न 1 तारीख वाले पेपर में पूछे गए थे। तो ये हमारे जनरल नॉलेज का भी हिस्सा है। जब हम लोग MPGK पढ़ते हैं तो MPGK में हम लोग बुंदेलखंड में गाए जाने वाले गीत, निमाड़ा में गाए जाने वाले लोकगीत जो भी है, बघेलखंड में गाए जाने वाले लोकगीत, इन सब को देखते हैं। तो हमारा जो MPGK का हिस्सा है उसी को हम लोग यहाँ पर वापस से ऐड कर ले। तो जब हम लोग MPGK पढ़े तो लोकगीतों को थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ ले, ताकि हमारे इस वाले पोर्शन की भी प्रिपरेशन हो जाए। फिर इसके बाद में आता है लोक कथाओं का परिचय और खड़ी बोली में उनका प्रयोग। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो 2-2 लिखा है, ये दरअसल खड़ी बोली के शब्द पूछे गए हैं। आप ध्यान रखिए, लोक कथाओं से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, बल्कि प्रश्न पूछे गए खड़ी बोली से। जैसे आईना, औचट, ऐसे जो खड़ी बोली के शब्द हैं इनको पूछा गया है। तो हम जो है खड़ी बोली के शब्दों को पढ़ें और उनका अर्थ भी समझने का प्रयास करें। हर पेपर में लगभग 2 शब्द खड़ी बोली के पूछे गए हैं और उनका मीनिंग पूछा गया है, या फिर हिंदी के शब्द पूछे गए हैं और उनका खड़ी बोली में अर्थ पूछा गया है। तो हिंदी से खड़ी बोली और खड़ी बोली से हिंदी अनुवाद, दोनों हम लोगों को
मर्ज करके पढ़ना है। आप इस चीज़ को दिमाग में रखिए। फिर आता है हमारा अंतिम मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिका है, तो लगभग 2 नंबर इससे हमें प्राप्त हो जाते हैं। जब आप मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाएँ पढ़ें तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि कौन सी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, ठीक है। देखिए पुराने समय में क्या होता था, जब कंपटीशन कम होता था तो प्रथम पत्रिका कौन सी है, प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, इस तरीके के कॉमन क्वेश्चंस जो हमेशा से पूछे जा रहे हैं वो आते थे। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया कि परीक्षार्थियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, और अब परीक्षार्थियों की संख्या जब बढ़ जाती है तो परीक्षा का स्तर ऊँचा उठाने के लिए वो क्या करते हैं, कठिन प्रश्न पूछते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जो भी पत्र पत्रिका आप पढ़ें वो कहाँ से प्रकाशित होती है, किस भाषा में प्रकाशित होती है, और उसके संपादक कौन है। 3 चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि 2017 के जो सारे पेपर आप उठा के देखेंगे उसमें आपको एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी, पत्रिका का नाम पूछा गया है या समाचार पत्र का नाम पूछा गया है और वो कहाँ से प्रकाशित होता है ये पूछा गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो गया हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद MPSI का जो सिलेबस है आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा, और आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंस देके हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।